हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने गैस पेपर के मॉडल सेट 1 और 2 के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज की इस वीडियो में सेट 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखेंगे। तो सेट 3 में प्रथम क्वेश्चन है कि किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखे। तो लिखेंगे इसका आंसर कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर दशावतार मंदिर है, जिसका अवशेष देवगढ़ यानी कि झांसी में है। बंगाल में पहाड़पुर का मंदिर प्रथम मंदिर है जिसमें गुप्त काल में ईंटों का प्रयोग किया गया तथा शिखर भी बनाया गया। ये आप दो गुप्तकाल मंदिरों का उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस कला में अनेक पुरानों मंदिरों का विस्तार हुआ। हिंदू देवियों के लिए इस काल में अलग मंदिर बनाए गए। इस काल में मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें अनेक स्तंभों के अतिरिक्त विशाल हॉल बनाए गए। इस काल में मंदिरों के अतिरिक्त अनेक मूर्तियां भी बनाई गई। कृष्णदेव राय और उसकी दो पत्नियां की मूर्तियां शिल्पकला की दृष्टि से बहुत ही प्रशंसनीय है। चित्रकला और संगीत कला में भी उन्नति की गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखते हैं तो आपके जो 30 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 अगर आपको जो इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 15 दिया जाएगा और 2 मार्क का रहता है, वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को पहले समझिए और अपने खुद से उसको लिखने का प्रयास करें। तीसरा क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो यह सच्चाई है कि अभिलेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। चट्टानों अथवा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति स्थानों से संबंधित शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थान से उसके राज्य विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेख के माध्यम से विभिन्न राजवंशों तथा मौर्य, गुप्त, सैन इत्यादि के शासन काल में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों का पता चलता है, जिससे 20वीं शताब्दी एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार की यह उक्ति भारतीय के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है, पूर्णतः समीचीन है। यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं होता तो अतीत के इतना साफ चित्रण प्राप्त नहीं होता, जो कि एक सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए। अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए या अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या किया। तो अशोक सब धर्मों का आदर करता था। उनके अनुसार सब धर्मों का सार ग्रहण करो, किसी धर्म की निंदा मत करो। हाँ, सब धर्मों का मूल एक ही है। अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत था बड़ों का सम्मान करना। उनके अनुसार मनुष्य को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसने अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए प्रशंसनीय कदम उठाया, अतः शीघ्र ही उनका धर्म लोकव्यापी हो गया। अशोक द्वारा धम्म प्रसार, धर्म श्रवण को अशोक के धम्म प्रसार साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके लिए राज्य की ओर से पुरुष और राजुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें इसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया। ये धर्मानुशासन के लिए जवाबदेह घोषित किए गए। उनके माध्यम से धर्मानुशासन को क्रियान्वित करने के साथ ही इसे चिरस्थायी करने के लिए अशोक ने धर्म
स्तंभ अभिलेखों एवं शिलालेखों का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। तो मौर्य प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। उनकी शक्तियां एवं अधिकार असीमित थी। उसके पास न्यायिक, विधायी एवं कार्यकारी तीनों प्रकार की शक्तियां थी। राजा को अध्यादेश निर्गत कराने का अधिकार था। मौर्य प्रशासन में मंत्रियों का विशेष महत्व था। केंद्रीय प्रशासन को सरलता और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए राजा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था। मौर्य काल में सर्वाधिक अहम मंत्री प्रधानमंत्री तथा पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है और यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़ों की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। यह अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? ये दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म के संप्रदाय, ये कहता है ये जैन धर्म के संप्रदाय है जिसमें दिगंबर नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे श्वेतांबर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिवृत्ति क्या है? मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन का प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इसका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उसके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। मुगल इतिवृत्तियों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, जहांगीर, आलमगीर यानी कि मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानियों पर आधारित इतिवृत्ति की शीर्षक अकबरनामा हो गया, शाहजहांनामा हो गया, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हड़प्पा नगरों का विन्यास जाल की भांति था। नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। इसकी प्रमुख विलक्षणताएं या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम है कि नगरों में सड़कें बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें गलियों से संबंध थी। सड़कों और गलियों के कारण नगर कई खंडों में विभक्त था। नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा कि मकान सड़कों और गलियों के किनारे बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों में दुर्ग थे। इन दुर्गों में शासक वर्ग रहता था। दुर्गों से बाहर पक्की ईंटों के मकान बने थे जिसमें समान लोग रहते थे। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के प्रमुख सार्वजनिक स्थल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार है। यह 11
0.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसका प्रयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर किया जाता था। अगर आप 3-4 पॉइंट दे देते हैं तो अति उत्तम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर आप तीनों चार कम से कम 2 पॉइंट अगर अच्छे से दे देते हैं तो हो जाएगा, लेकिन लगभग कम से कम 3 पॉइंट आपको देना बहुत जरूरी है। सातवाहन कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे कि सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी सदी ईसा के बाद तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। इनका उल्लेख 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया जो रोम से लाया जाता था। इस काल में समाज 4 भागों में विभक्त था: सामंत, शासक, कर्मचारी, कृषक, व्यापारी आदि। इस काल में भारत का अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार थी। प्रथम था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उत्तरदायी शासक स्थापित की जाए। दूसरा था कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां दी जाए। तीसरा था कि केंद्रीय शासन में कोई परिवर्तन न किया जाए। प्रांतों के विपरीत केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की बरकरार रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सेना का भारतीयकरण किया जाए। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधित्व का आधार सांप्रदायिक मतदान हो। और नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की स्थापना के पूर्व भारत में एक वृहत भारत परिषद की स्थापना की जाए, जिससे ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? तो लिखेंगे कि स्तूप संस्कृत का एक शब्द जिसका मतलब है ढेर। महात्मा बुद्ध या किसी और पवित्र भिक्षु के अवशेष यथा दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते अवशेष स्तूप के आधार पर में केंद्र में बनाए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रखे जाते थे। स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः महात्मा बुद्ध से पहले ही प्रचलित रही होगी, किंतु बुद्ध और बौद्ध धर्म को प्रतीक के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों का भाग प्रत्येक शहर में बांटकर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन सिक्कों का परिचय दे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि मुगल काल में भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छा स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढाल में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। दूसरी तरफ मुगल राज्य का नकदी कर उगाहने में आसानी हुई। चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार की विशेषता बताएं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार या जलाशय भी मिला है। इस जलाशय की लंबाई 37 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। इस जलाशय के निकट की एक कुआं भी बना हुआ मिला है। जलाशय के आसपास 8 स्नानागार स्नानागार बने हुए हैं। जलाशय के निकट ही एक विशेष भवन था जिसको हम्माम कहा गया। हम्माम कहा गया। इसमें जल को गर्म किया जाता था। स्नानागार के गंदे जल को
निकालने के लिए नलियों की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन प्लान क्या था। माउंटबेटन प्लान क्या था, इसको लिखेंगे कि मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत में ब्रिटिश वायसराय बनकर आए। उन्होंने स्वतंत्रता हेतु एक योजना प्रस्तुत की जिसका सार यह था कि ब्रिटिश सरकार भारत की सत्ता उस समूह को सौंप देगी जिसका निर्माण जनता की इच्छा से हुआ हो। अन्य बातों के अलावा उसमें यह भी योजना थी कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को भारत से अलग कर दिया जाएगा। इसी आधार पर 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होगा। सॉरी 14 ही अगस्त होगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और प्राण है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें समस्त प्रचलित विचारधाराओं को श्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ उपलब्ध है। इसमें समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया। तो फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा प्रायोजित असहयोग आंदोलन में कुछ किसानों चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई मारे गए। पुलिस वालों की जान चली गई। अतः इस आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताए। देखिए इनमें से कोई एक को आंदोलन पूछिए लेगा तो क्या होगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नमक के उत्पादन एवं वितरण पर से सरकारी एकाधिकारी का विरोध तथा सरकारी कर न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें। ये तीनों में से जरूर पूछेगा एक गो। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ जिसके प्रमुख कारण थे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति तथा भारतीयों की ब्रिटिश विरोधी नीति। इसका दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन योजना जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसका एक और कारण था जो जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में पारित हुआ। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की उद्घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है ना आपको छांट करके आपको अच्छे अच्छे पॉइंट याद रखना पड़ेगा और उसको अपने माइंड सेट करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसलिए अभी आप याद कीजिए क्वेश्चन को और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दो विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्न हैं। यह विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। दूसरा, ये तो फर्स्ट मतलब पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यह प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं कि यह देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू करता है। और चौथा पॉइंट, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का सम्मिश्रण है। यह वयस्क मताधिकार का पृष्ठपोषी है। देखिए कई पॉइंट हो गया ना, ये 5 गो पॉइंट हो गया इसका। तो आपको ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का परिचय दीजिए। तो मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा विदेश में प्राप्त की थी। 1912 में भारत लौटने पर तिलक, एनी बेसेंट तथा गांधी जी के प्रभाव के कारण वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और कितने बार जेल भी गए। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर सेनानी थे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और मृत्यु पर्यंत पदासीन रहे। 27 मई 1964 को इसका देहांत हो गया और इसी के जन्म दिवस पर आज हम बाल दिवस मनाते हैं। इसको चाचा कहा गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण का उल्लेख करें। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे शासकों का निरंकुश होना, उनमें राज प्राप्ति के लिए आपसी युद्ध और कमजोर उत्तराधिकार, बहमनी राज से निरंतर युद्ध तथा 1565 ईस्वी में 4 मुसलमान शासकों द्वारा विजयनगर राज्य पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख करें। तो क्या लिखेंगे? बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण है, जिसमें पहला कारण है कि यह धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। इन दोनों संप्रदायों का दर्शन अलग अलग है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, जबकि महायान संशोधित रूप है। महायान मानने वाले की संख्या भारत के बाहर काफ़ी है, अतः भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। तो अकबर की राजस्व व्यवस्था राज्य की आय के लिए बहुत लाभकारी थी, किंतु किसानों में विभिन्न करों के बोझ से बहुत निराशा थी, अतः उसमें जजिया ताकात तथा तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जजिया कर किसने समाप्त किया, तो अकबर ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल की विशेषताएं लिखिए। ये ताजमहल की विशेषताएं, तो क्या लिखेंगे कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाए गए सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है। यह विश्व की मूर्ति कला में सर्वश्रेष्ठ है। यह संगमरमर से बना हुआ है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर का है और यह शक्ति और कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। यह बगीचे के ऊपरी छोर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास अध्ययन के किन्हीं 3 स्रोत बताए। तो इतिहास अध्ययन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। प्रथम है साहित्य। तो क्या इतिहास जानने का सबसे प्रमुख तथा विश्वस्त साधन साहित्य होता है। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए भी पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। अध्ययन की सुविधा हेतु साहित्य को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम है धार्मिक साहित्य, दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ एवं तीसरा है अन्य ग्रंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है? दूसरा है मतलब इतिहास अध्ययन के प्रमुख स्रोत। दूसरा आपको हो गया यात्रियों के विवरण। तो यात्रियों के विवरण में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हेतु तत्कालीन विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरणों का भी पर्याप्त महत्व है। प्राचीन काल में अनेक चीनी, यूनानी, ईरानी, तिब्बती तथा तुर्क भारत आए। 6ठी शताब्दी पूर्व स्काइलैक्स क्या है? स्काइलैक्स ने, जो ईरान की सेना का सेनापति था, पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया। उसने स्वयं भारत तथा यहाँ के निवासियों के बारे में सुंदर वर्णन किया है। मतलब 1-2 विदेशी यात्रियों का नाम दे देना है, बस हो गया। तीसरा आपको हो जाएगा पुरातत्व स्रोत। तो भारत का इतिहास जानने हेतु तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत पुरातत्व विभाग है, जिसके द्वारा अनेक क्या है शिलालेखों, स्तंभों, स्तूपों, धातुओं, मुद्राओं तथा भग्नावशेषों का पता चला है, जो इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वस्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का वर्णन करें। तो लिखेंगे कि कनिष्क को बौद्ध धर्म के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो अशोक को प्राप्त था।
कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बौद्ध स्तूप विहार आदि का निर्माण कराया और बौद्धों की चतुर्थ संगीति का आयोजन करवाया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार कनिष्क कश्मीर के कुंडलवन बिहार में सर्वास्तिवादीन शाखा के 500 भिक्षुओं की एक महान संगीति को बुलाया था। वसुमित्र इस संगीति के प्रधान और अश्वघोष उप प्रधान थे। इस संगीति में नए विचार को संस्कृत भाषा में संकलित किया गया और महायान बौद्ध शाखा को स्थापित किया गया, जिससे कनिष्क ने राजधर्म का रूप दिया। बौद्ध धर्म के भाष्य लिखने का काम किया गया और गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष को एक स्तूप बनाकर कश्मीर में संरक्षित किया गया। अतः कनिष्क का शासनकाल बौद्ध धर्म में एक नई प्रगति और विकास का काल माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, अगर आप इतना भी लिखेंगे तो बहुत है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जागीरदारी प्रथा का वर्णन करें। जागीरदारी प्रथा आखिर क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना, फिर आप उसका आंसर कुछ से कुछ लिख दीजिएंगे। इसलिए आप जो है ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझा करें। तो मुगल क्या है? मुगल काल में जागीरदारी प्रथा का वर्णन करें तो लिखेंगे कि जागीरदारी व्यवस्था भू राजस्व आवंटन के द्वारा वेतन भुगतान का एक तरीका था। जागीरदारों को अपना निजी खर्च चलाने और बादशाह की सेवा के लिए रखी फौजी टुकड़ियों के रख रखाव पर खर्च करने का अधिकार था। वेतन भुगतान के एक प्रकार के रूप में जागीर मिलने का भी आशय था। उसका दावा केवल महल से प्राप्त राजस्व तक ही सीमित था। नियतन आदेश में यह बात साफ तौर पर लिखी जाती थी। जागीरदार को नियत भूमि का स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर भी यह देखा गया कि मुगल शासक के कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर भी प्राप्त थी। जागीरों की इस कोटि में वतन जागीर और अलतमगा जागीर शामिल थी। वतन जागीर कुछ राजाओं और जमींदारों को मिली हुई थी। इन जागीरदारों में वेतन भूमि जो मूल रूप से उनके शासन में थी एवं अन्य प्रकार के राजस्व नियतन आते और ये दोनों प्राकृतिक के वंशानुगत होते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वस्तुतः दीन ए इलाही ऐसी आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों के आदेशों एवं प्रदेशों का संकलन था। अकबर द्वारा इसे प्रचारित करने का उद्देश्य केवल इतना था कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में एकता, कहते हैं विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में क्या है? एकता और सामंजस्य की स्थापना की जा सके, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रगति तभी हो सकती थी। दीन इलाही के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रथम था सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना। दूसरा था उसके आदेशानुसार आचरण करना। तीसरा था अपने जन्मदिन पर भोज एवं दान का आयोजन करना एवं मरणोपरांत जीवन में कल्याण के लिए दान आदि करना। चौथा था शाकाहारी भोजन लेना। पांचवा था सांसारिक सुखों एवं कामनाओं का परित्याग। छठा था दोष मुक्त नैतिक जीवन व्यतीत करना। अब नेक्स्ट और सेट 3 का अंतिम क्वेश्चन है कि इब्न बतूता का परिचय दे। तो इसको लिखेंगे, दिल्ली में इब्न बतूता के आगमन के समय संपूर्ण उपमहाद्वीप एक वैश्विक संचार तंत्र से जुड़ गया था, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तक यूरोप तक विस्तृत था। प्राप्त स्रोतों से ज्ञात होता है कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर यात्रा की और कई वस्तुओं और लोगों के संपर्क में आया।
उसने शहरी केंद्रों की सार्वभौमिक संस्कृति का उपयोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इससे श्रोता और पाठक सुदूर देशों के बारे में जान सके। उसने पान और नारियल को पवित्र वस्तु बताया। इब्न बतूता ने बताया कि भारतीयों के पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। इन शहरों की जनसंख्या घनी थी, लोग संपन्न थे। यहाँ सड़कें सुंदर और बाजार रंगीन थे, जिसमें काफ़ी चहल पहल थी। इब्न बतूता ने दिल्ली को सबसे बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला शहर बताया। उनके अनुसार बाजार आर्थिक विनिमय के साथ सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। वहाँ मंदिर और मस्जिद होते थे। गांवों का अधिशेष शहरों में आता था। भारत में कृषि भूमि की मिट्टी उपजाऊ थी, जिसमें उत्पादन खूब होता था और एक ही खेत में साल में 2 बार खेती होती थी। भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार एवं वाणिज्य अंतर एशियाई तंत्र से जुड़ा हुआ था। इससे भारतीय व्यापारियों एवं शिल्पकारों ने पर्याप्त लाभ होता था। कपड़े विशेष रूप से मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का खूब निर्यात होता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 12th हिस्ट्री गैस पेपर के सेट 3 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था, शॉर्ट सबको हमने एक्सप्लेन किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी देखिए, आप ये सब वीडियो को 1-2 बार करके देखिए, सुनिए, क्योंकि सुनने से आपका जो है ना, आधा तो आपको वैसे सुनने से ही याद हो जाता है। अगर आप अच्छे ढंग से सुने रहेंगे तो जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, उस समय आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे, क्योंकि ये सुना हुआ भी आपको वहाँ पे काम आएगा। आप रटेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो वो एक एक पॉइंट आपको उस समय याद आएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मत घबराइए, सिर्फ वीडियो को अच्छा से देखिए और अपने माइंड सेट कीजिए। सबसे पहले आप जो है ना, क्वेश्चन को पहचानना सीखिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए आप 50% खुद लिख चुके हैं। और बाकी आप मेहनत से पढ़ाई करें, आपके रिजल्ट गर्दा आएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन को भी दबा देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।